बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, सबसे पहले आज की अहम खबरें। जनरल बाजवा के करीबी जराये ने जनरल बाजवा के मौकिफ के हवाले से क्या दावा किया है और इसकी अंदरूनी कहानी जो है वो आज हम दो टोक में शामिल करेंगे, और फिर नए आर्मी चीफ और नई रेड लाइन के हवाले से क्या खबर सामने आई इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे, और फिर नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक क्या नया एडवेंचर जो है वो किया जा रहा है और इसकी क्या तैयारी की गई है। लंदन से भी कुछ मेरे पास खबर है, इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले सदर आरिफ अलवी साहब ने खान साहब को एक पैगाम पहुंचाया है, और पैगाम जो है वो नए आर्मी चीफ पर तनकीद के हवाले से है। सदर आरिफ अलवी साहब ये कहते हैं कि नए आर्मी चीफ पर तनकीद जो है उसे बंद किया जाए, और फिर यह भी खबर आ रही है कि कुछ हिकमत अमली तय की गई इमरान खान साहब की तरफ से। वो हम आपसे जानेंगे कि हिकमत अमली क्या है, लेकिन जो नई इस्टेब्लिशमेंट है, पुरानी इस्टेब्लिशमेंट की गलतियां इस पर ना थोपी जाएं, इदारे में एक तफरीक जो है इसको खत्म किया जाए, तनकीद को खत्म किया जाए, और बाकायदा तौर पर यह एक पैगाम दिया गया है। क्योंकि राय साहब, पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट जो है एक हकीकत है, और अगर इस हकीकत को कोई झुटलाने की कोशिश करेगा, यकीनन उसका एक इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बड़ी इस वक्त गहरी नजर रखे हुए हैं। खान साहब के हवाले से एक मिनट आशमी साहब, इस वक्त ये आप अपना इंट्रो जरूर कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी हकीकत इमरान खान साहब हैं, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब जरा अपना इंट्रो जो है वो आप आपने सारा जो टेम्पो तोड़ दिया, लेकिन हकीकत बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब है। लेकिन राय साहब, इंसान को थोड़ा सा हकीकत पसंद इसलिए भी होना चाहिए। एक है अवाम की अदालत और एक है कोई और अदालत, हम उस पर भी आते हैं, लेकिन जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये पैगाम आरिफ अलवी साहब ने क्या कहा? आरिफ अलवी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान को मुबैना तौर पर मुतादिद मरतबा सख्ती से मुतनब्बे किया कि वह पार्टी रहनुमा और सोशल मीडिया टीम को नए आर्मी चीफ और फौज पर तनकीद से रोकें। अच्छा, इस हवाले से यह भी कहा गया है कि खान साहब को खबरदार कर दिया गया कि वो एक तो हिकमत अमली तय करें, क्योंकि फौज की इज्जत एक रेड लाइन है और इस रेड लाइन को किसी सूरत भी पार नहीं किया जाएगा। और राय साहब, कहा यह जा रहा है कि यह पैगाम बाकायदा तौर पर तमाम पार्लिमानी जो लीडर्स हैं, जो तमाम पार्लिमानी ग्रुप है, इसके साथ भी शेयर किया गया। अंदरूनी कहानी आप हमें बताइएगा। लेकिन राय साहब, ये जो तनकीद है, ये मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि अभी वो आए हैं, देखते हैं हिकमत अमली क्या होगी, बहुत जल्दी होगा ये सब कुछ करना। लेकिन हिकमत अमली रेड लाइन इमरान खान को आरिफ अलवी साहब ने बता दी, और आरिफ अलवी साहब का किरदार इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पहले भी जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान मुलाकात आरिफ अलवी साहब ने करवाई, और इसहाक डार साहब भी अब पैगाम रसानी जो है वो दोनों तरफ कर रहे हैं। तो आरिफ अलवी साहब जो है वो एक पैगाम लेकर आए। जाहिर सी बात है, किसी ना किसी ने तो इन्हें कहा होगा कि खान साहब और उनकी पार्टी को कहा जाए कि फौज पर तनकीद मत करें, ये रेड लाइन है। देखें आशमी साहब, नए आर्मी चीफ और उनके एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कोई ऐसी पॉलिसी सामने नहीं आई जिन पॉलिसीज ने इमरान खान साहब को जाती तौर पर या एक लीडर के तौर पर ऑफेंड किया हो। इसी वजह से इमरान खान साहब ने कहा था कि नए आर्मी चीफ और उनके एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद ना की जाए। कुछ पॉलिसीज ऐसी जरूर होंगी जो कि इन्होंने पिछली एस्टैब्लिशमेंट से इनहेरिट की हैं, और जो पॉलिसीज इनहेरिट की गई होती हैं उनको तर्क करने में कभी कभी कुछ वक्त भी लगता है। जाहिर है कि नए आर्मी चीफ जो भी होते हैं वो अपनी नई लाइनअप बनाते हैं, नई पॉलिसी को सामने लाने में और उसके असरात सामने आने में कुछ वक्त दरकार होता है। और यहां तक तो बात ठीक है कि पाक फौज चूंकि पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का, रियासत का इदारा है, तो बिला वजह पाक फौज पर या किसी भी आर्मी चीफ पर तनकीद नहीं होनी चाहिए, खास तौर पर एक ऐसे आर्मी चीफ पर जिसको अभी तक चार्ज संभाले एक हफ्ता भी नहीं हुआ। लेकिन हाशमी साहब, ये जो बात की गई रेड लाइन की, कि रेड लाइन है अगर आप आर्मी पर तनकीद करेंगे, अगर आप आर्मी के ऊपर बिला वजह तनकीद करेंगे, बिला जवाज तनकीद करेंगे, तो जाहिर है कि फिर एक कानून मौजूद है। लेकिन हाशमी साहब, यह अवाम की भी एक रेड लाइन है या नहीं है? हर इदारे की अगर एक रेड लाइन है, इलेक्शन कमीशन की भी एक रेड लाइन है कि इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी को तलब कर लिया था। आपको याद है ना कि फवाद चौधरी को तलब कर लिया था, आजम सवाती को तलब कर लिया
कि तौहीन इलेक्शन कमीशन हो गई। असद उमर को लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने तलब कर लिया कि असद उमर ने अपनी तकरीरों में अदलिया को और जज साहिबान को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, उनको भी तलब कर लिया गया। अच्छा, मरियम नवाज ने जो चीफ जस्टिस साहब को, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बेंच फिक्सर का, वहां पर किसी की जुर्रत नहीं हुई कि मरियम नवाज को तलब कर लेते या मरियम नवाज के ऊपर कोई तौहीन अदालत लगाते। अब आपका इलेक्शन कमीशन वो इमरान खान साहब को तलब कर रहा है। फवाद चौधरी और आजम सवाती को वो ये कहते हैं कि आपने तौहीन इलेक्शन कमीशन कर दी। अदालतें ये कहती हैं कि जज जेबा साहिबा के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने सिर्फ इतने अल्फाज बोल दिए कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आपको पता था कि शहबाज शरीफ के ऊपर पुलिस की कस्टडी में तशद्दुद हुआ है और फिर आपने उसी पुलिस को शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड दे दिया। तो हाशमी साहब, ये तमाम इदारों की रेड लाइंस हैं, ठीक है? इलेक्शन कमीशन की रेड लाइन, आर्मी की रेड लाइन, सुप्रीम शहबाज शरीफ की रेड लाइन है, ना भूलें वो एक शहबाज शरीफ रेड लाइन। तो कोई अवाम की रेड लाइन है इस मुल्क में या नहीं है? ये 22 करोड़ लोगों की कोई रेड लाइन है या नहीं है? अगर इन 22 करोड़ लोगों की रेड लाइन का कोई एहतराम किया जाना चाहिए तो इसका मतलब यह है कि इन 22 करोड़ लोगों का जो भी लीडर है, कोई भी लीडर हो, तो इसका मतलब है कि वो लीडर मुल्क की रेड लाइन होता है। सबसे बड़ी रेड लाइन मुल्क का जो सबसे पॉपुलर लीडर होता है वो होता है। मैं यहां पर सिर्फ इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा, उनकी जगह कोई भी लीडर इमरान खान साहब जितना मकबूल होता तो वो मुल्क की सबसे बड़ी रेड लाइन होता। और जो आपने बात की कि सबसे बड़ी हकीकत मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर होता है। कोई आर्मी, कोई फौज, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई इदारा, कोई इलेक्शन कमीशन अवाम से बड़ा नहीं होता। अवाम सबसे बड़ी हकीकत होती है और अवाम एक लीडर के पीछे चलती है, अपना लीडर वो चुनती है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ी रेड लाइन अवाम होती है और सबसे बड़ी रेड लाइन उस अवाम का लीडर होता है, अगर आप मारूजी हकायक देखें और अगर आप तल्ख हकायक बयान करें। अब हाशमी साहब, जो ये बात की गई कि सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान साहब को तनबीह कर दी। सदर आरिफ अलवी को मैं जाती तौर पर जानता हूं, इंतहाई शानदार शख्स हैं और पाकिस्तान के अंदर इसी किस्म के सदूर आने चाहिए जिस किस्म के सदर आरिफ अलवी हैं। इंतहाई मेहनती हैं, सुबह से लेकर बहुत से ऐसे काम जो कि आम लोगों के, आप ये कह लें, मसाइल हल करने के लिए आरिफ अलवी साहब करते रहते हैं। वो मंजर आम पर नहीं आते, मीडिया पर नहीं आते। लेकिन हाशमी साहब, आरिफ अलवी अगर सदर हैं तो इमरान खान साहब की वजह से हैं। आरिफ अलवी साहब तहरीक इंसाफ की वजह से सदर हैं। आरिफ अलवी साहब के पीछे इमरान खान साहब की सपोर्ट ना होती तो वो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं जीत सकते थे। ये इमरान खान साहब हैं कि जिन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को, यानी ऐसे लोगों को जो कि मुखलिस थे इमरान खान साहब के साथ भी, मुल्क के साथ भी, जिनके अंदर कुछ करने का पोटेंशियल था, ये इमरान खान साहब जैसा लीडर है, ये उनका आप कह लें कि लीडरशिप का करिश्मा था कि ऐसे ऐसे लोग ऐवान सदर में चले गए। वरना आरिफ अलवी जैसा एक आम शख्स, जो कि मेरे जैसा आम शख्स है, जो आप जैसा आम शख्स है, जो आम लोगों में से आया है, उसको ऐवान सदर में किसने घुसने देना था? उसको सदर किसने बनाना था? यह तो इमरान खान साहब ने अपने एक पार्टी वर्कर को इज्जत बख्शी और ऐवान सदर में भेज दिया। तो इस स्टोरी को आप ये कह लें कि बड़ा मिर्च मसाला लगाकर पेश किया गया कि सदर आरिफ अलवी ने तनबीह कर दी इमरान खान साहब को कि नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक कोई बात नहीं करनी। इमरान खान साहब ने तो नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक पहले ही कोई बात नहीं की। खान साहब ने खुद ये डायरेक्टिव्स मेरे जाती इल्म में है बतौर साफी कि उन्होंने तमाम पार्टी लीडर्स को यह हिदायत की कि जो पुरानी एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज थी उनका जिम्मेदार नई एस्टैब्लिशमेंट को करार नहीं दिया जा सकता। यह नहीं कहा जा सकता कि पुरानी एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई तो उसकी सारी जिम्मेदारी आप नई एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी डाल दें। हाँ, यह जरूर है कि अपनी अवामी ताकत के जरिए जो इमरान खान साहब के पीछे एक सुनामी खड़ा है, उसके जरिए उसका इजहार करके एस्टैब्लिशमेंट को यह रियलाइज कराने की कोशिश की जाए कि पिछली एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज की वजह से मुल्क में कितना इंतशार फैला, यह करप्ट टोला मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गया
उसके बाद मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच गया और अवामी ताकत आज भी इनके खिलाफ और इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। तो ये उनको रियलाइज करवाया जाए कैसे, इस तरह नहीं कि नए आर्मी चीफ पर तनकीद की जाए, नई एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद की जाए, बल्कि इस तरह कि आप बड़े बड़े जलसे करें, आप अपनी अवामी स्ट्रेंथ दिखाएं एस्टैब्लिशमेंट को। इसी तरह जो हल्का वाइज अब एक रैलीज का बनाया गया है लाहौर से प्लान, जो पहले मरले में लाहौर से शुरू होगा, जिसमें पीटीआई अपनी एक अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। तो हाशमी साहब, ये होती है रेड लाइन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं राज साहब। हमने लीडर जो पंजाब का हुक्मरान है, जो केपी का हुक्मरान है, जो कि आजाद कश्मीर का हुक्मरान है, जो कि गिलगित बल्तिस्तान का हुक्मरान है, जिसके पास कराची के शहरी इलाकों का मैंडेट है, उससे बड़ी रेड लाइन क्या होगी? और ये रेड लाइन क्रॉस अगर हुई, जिसको क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है, जिसको एक मर्तबा क्रॉस करने की कोशिश की गई जब इमरान खान साहब पर कातलाना हमला करवाया गया, तो ये रेड लाइन अगर क्रॉस हुई तो फिर मुल्क दो लख्त हो जाएगा। हाशमी साहब, जो आपके मकबूल अवामी लीडर होते हैं, असल रेड लाइन वो होते हैं, नहीं तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं राज साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वोट डल रहा है, आज तक वोट डल रहा है भुट्टो साहब के नाम पर। आसिफ अली जरदारी ने कोई कसर नहीं छोड़ी पीपल्स पार्टी को तबाह बर्बाद करने में, लेकिन सिर्फ भुट्टो साहब के नाम पर आज भी वोट डल रहा है। तो असल रेड लाइन हमेशा अवामी लीडर होते हैं और इस वक्त अवामी सपोर्ट इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। एक बहुत जबरदस्त फिक्रा जनरल आसिफ गफूर ने कहा था, मैंने वो ब्रीफिंग अटेंड की थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी शख्स इदारे से ऊपर नहीं है, यानी फौज से ऊपर नहीं है, कोई शख्स इदारे से ऊपर नहीं है, आर्मी चीफ फौज से ऊपर नहीं है और फौज मुल्क से ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर आपकी रियासत है, और रियासत किससे होती है? आपकी आवाम से होती है। तो इस तरह के ये जो मुतालिया पाकिस्तान में हमें सबक पढ़ाए जाते रहे हैं कि फलां रेड लाइन, सुप्रीम कोर्ट की भी रेड लाइन, हाई कोर्ट की भी रेड लाइन, किसी भी सरकारी इदारे की रेड लाइन, फौज की रेड लाइन सिर्फ अवाम की होती है। और अवाम की रेड लाइन का मतलब है कि जो आपका अवामी लीडर है, जिसके पीछे अवाम खड़ी है, वो आपकी सबसे बड़ी रेड लाइन होती है। और इस वक्त नए आर्मी चीफ या उनके एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत, आपका इलेक्शन कमीशन, ये इस रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर जवाबी रेड लाइन इमरान खान साहब ने क्रॉस की तो खुदा न खास्ता इस मुल्क के अंदर इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे। नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे राज साहब, ऐसा नहीं करेंगे। अगर करना चाहते तो वो इस्लामाबाद में भी आए, इसके अलावा वो पिंडी में भी आए। अगर रेड लाइन क्रॉस करना होती तो मुल्क की सालमियत के लिए वो नहीं करेंगे। लेकिन देखिए ना, यहाँ पे मैंने जो कहा कि यहाँ पे तो शहबाज शरीफ की भी रेड लाइन है कि हिम्मत कैसे हुई वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर की उनके हवाले से बात करने की। ये अल्फाज हैं अता तारड़ के। राय साहब, एक अच्छा सॉरी, इसकी स्टोरी भी सुन लें थोड़ी सी, ये लोगों को एक्सप्लेन भी कर दें, शायद लोगों को पता ना हो। हाशमी साहब, ये मीरपुर में इवेंट था, मीरपुर में ये इवेंट था, आजाद कश्मीर का हिस्सा, आजाद कश्मीर का शहर मीरपुर, और आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को वहां पर उस तकरीब में शिरकत से रोका गया। आजाद कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डीआईजी और कमिश्नर समेत, उनकी वहां पर तौहीन की गई। अब आप मुझे बताएं कि आजाद कश्मीर तो हमारी फौज के लिए, हमारी रियासत के लिए कितना हसास इलाका है। तो वहां पर अगर आप आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को, जिसको वोट मिले कश्मीरी अवाम से, अगर आप उनके साथ ये तौहीन आमेज सलूक आजाद कश्मीर में जाकर करेंगे तो क्या उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए? और अब उसका नतीजा क्या हुआ है? अब आप देख लें कि एक दिन शहबाज शरीफ के साथ ये तल्ख कलामी वाला मामला सामने आया है, जो कि शहबाज शरीफ ने सबसे पहले शुरू करवाया था। और अब उन्हीं का ये जो इस्लामाबाद में सेंटोरस मॉल है, वो आज के दिन में सील कर दिया गया। अब लोग कहते हैं कि चूंकि मैं इस्लामाबाद में सहाफत करता हूं, तो मैं आज इस इवेंट को कवर कर रहा था, मेरी टीम कवर कर रही थी, तो ये सेंटोरस मॉल जो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मॉल है, जो कि आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की मिल्कियत है, उसको सिर्फ इस वजह से बंद कर दिया गया कि शहबाज शरीफ की रेड लाइन क्रॉस हो गई। यानी जिनके ऊपर 16 अरब रुपए की करप्शन के इल्जाम में फर्दे जुर्म आयद होने वाली थी, उनकी शान में गुस्ताखी हो गई। अच्छा, और उनकी रेड लाइन क्रॉस हो गई। मेरे पास ना ये पूरा एक चार्जशीट है, इसके ऊपर पाकिस्तान की अदालतों को भी सवाल जो हम रखेंगे। लेकिन राय साहब, आज खान साहब ने एक ट्वीट किया है और इमरान खान साहब ये कहते हैं, क्योंकि आपने कहा कि जिस दिन इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, इनको मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाता है। खान साहब क्या कहते हैं? खान साहब ये कहते हैं कि
इस कौम ने एनआरओ 1 की भारी कीमत चुकाई है, कोट अनकोट। इन दो मुजरिम खानदानों और इनके हवारियों की लूट मार ने 10 बरस में हमारा कर्ज 4 गुना बढ़ा दिया, और एनआरओ 2 तो इससे भी बढ़कर शर्मनाक है। 1100 अरब रुपए की करप्शन केसेस को माफ और सस्ता किया जा रहा है, जो कौम की जेबों पर ना पे दिन दिहाड़े एक डाका है। राय साहब, ये बात यहां पर नहीं रुकती। अगर आप इस जो डिटेल्स हैं, जिस तरह इस टोले ने फायदा पहुंचाया है अपने खानदान के लोगों को, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक ऐसी कहानी है। जब भी पाकिस्तान के अंदर इनके स्याह करतूत जो हैं उनका जिक्र आएगा, इस कहानी का भी तस्करा साथ साथ होगा। देखें, नवाज शरीफ साहब के केसेस को खत्म किया गया, अमेंडमेंट क्या हुई, सेक्शन 14 और के मनी ट्रेल जो है वो एक्सप्लेन मनी ट्रेल फॉर द परचेस ऑफ द एसेट्स एनल्ड, ठीक है जी। फिर सेक्शन इसके बाद 21 है, एविडेंस फ्रॉम अब्रॉड शैल नॉट बी एंटरटेन, यानी बाहर से कुछ जो एविडेंस आएगा इसको पाकिस्तान की अदालतों में एंटरटेन नहीं किया जाएगा। आप अंदाजा करें इस अमेंडमेंट के बाद किसका केस खत्म होता है, मरियम नवाज साहिबा का, क्योंकि फ्रॉडरी का केस था, बाहर से कैलबरी फाउंड की पूरी कहानी थी। आप आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं। सेक्शन 9 एसेट डेफिनेशन चेंज, असासे क्या होते हैं ये भी चेंज कर दिया गया। टीटी, और इसका नतीजा क्या निकला कि जो टीटीज थी, फलूदे वाला, पापड़ वाला, और जिस तरह के बिलावल और जरदारी पे केसेस थे जिनके नाम टीटीज आई, ये भी केस बंद हो गया। राय साहब, आगे सेक्शन 4 के अंदर जो है अमेंडमेंट की गई, और इस सेक्शन का असर क्या हुआ कि राजा परवेज अशरफ और फिर शाहिद खान अब्बासी साहब के जो है वो केसेस बंद हो गए। फिर ये एक लंबी कहानी है राय साहब, ये एक लंबी कहानी इसलिए है कि इन्होंने अपने खिलाफ केसेस खत्म करने के लिए कानून में तरमीम करवाई, चाहे वो मरियम नवाज है, आसिफ अली जरदारी है, बिलावल भुट्टो है, शाहिद खान अब्बासी है, शहबाज शरीफ है। कवानीन को में रद्दोबदल इसलिए किया गया कि इन लोगों के केसेस बंद हो जाएं। अब 100 लोग जो है ना, जब तक दरखास्त नहीं देंगे तो उस वक्त तक नैब कोई केस भी नहीं ले सकेगा। अंदाजा करें कि इस जो अमेंडमेंट का फायदा किसको हुआ। ये जो साद रफीक साहब जमहूरियत के लेक्चर देते हैं ना, ये इनको फायदा हुआ क्योंकि इनके खिलाफ 76 दरखास्तें थी, तो इन्होंने इस तरह अपने खिलाफ जो है वो राजा साहब केसेस जो है वो खत्म कर लिए। तो रेड लाइन तो राजा साहब अब पीछे रह गई, एक नई रेड लाइन, कौम इस रेड लाइन को देख रही है कि कब अबूर करना है। क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो खबरें आ रही हैं लंदन से, वो भी आगे चलकर हम रखेंगे अपने सुनने वालों के सामने कि नवाज शरीफ की वापसी का ये जो चर्चे किए जा रहे हैं और केसेस जो खत्म करने की जो दास्तान है, इसमें इन तमाम लोगों का एक हाथ है और अब ये माफिया दोबारा इकट्ठा हो रहा है। राजा साहब देखिए आशवी साहब, ये जो नैब कवानीन में तरामीम हुई हैं, ये कब हुई हैं? जब इमरान खान साहब का दौर था तो उस वक्त भी उनके ऊपर बड़ा दबाव था, और खान साहब कहते हैं कि उस वक्त नैब कवानीन में तरामीम के लिए, यानी शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को एनआरओ देने के लिए उन पर जनाब बाजवा के एस्टैब्लिशमेंट का दबाव था। वो कहते थे कि करप्शन कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, और फिर हमने ये भी देखा कि बड़े मिस्टीरियस किस्म के हालात में शहबाज शरीफ को और आसिफ अली जरदारी को रिलीफ भी मिलता रहा। लेकिन आशवी साहब, ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद असल में ये नैब कवानीन में तरामीम मुमकिन हो सकी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की और पाकिस्तानी अवाम की दौलत जिन्होंने लूटी, उनको जो एनआरओ मिला वो रजीम चेंज ऑपरेशन की वजह से मिला। और रजीम चेंज ऑपरेशन का इल्जाम किस पर है? जनरल कमर जावेद बाजवा पर। इमरान खान साहब जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक कहते हैं कि उनकी वजह से, और उन्होंने ये रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया और डबल गेम की, सबको डबल आप ये कह लें कि दोहरी गेम करते हुए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और जनरल फैज हमीद को हटाकर इस साजिश की बुनियाद रखी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कौम की दौलत लूटने वालों को जो एनआरओ मिला, वो मिला जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से और उनकी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से। इसी वजह से इमरान खान साहब बार बार जो 1100 अरब रुपए का जिक्र करते हैं कि 1100 अरब रुपए इन्होंने माफ करवा लिए, तो जाहिर है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को तो कुछ नहीं गया अगर ये 1100 अरब रुपए जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि लूटे हुए इन्होंने माफ करवा लिए, ये तो अवाम की जेबों से पैसा गया। तो इस तरफ राय साहब ये मामला नहीं है, नहीं राय साहब ये 1100 रुपए का मामला नहीं रहा है साहब। ये एनआरओ 2 की जो एक्सटेंशन है जो नवाज शरीफ को मिलने वाली है पाकिस्तान की अदालतों में, यहां पे जो खबरें आ रही हैं, मैं उस पर भी हम बात आगे करेंगे, लेकिन ये उसकी तरफ इशारा कौम का दिलवा रहे हैं
कि एनआरओ 2 जो है मुकम्मल होने वाला है, नवाज शरीफ जो है वो वापस आने वाला है, और ये था वो एनआरओ 2 जो पाकिस्तान की प्रीवियस एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को जो है वो दिया है। इस तरफ खान साहब इशारा कर रहे हैं। हाशमी साहब, खान साहब जो इशारा कर रहे हैं नवाज शरीफ के मुतल्लिक एनआरओ 2 कह रहे हैं, वो उसकी एक्सटेंशन है। एनआरओ 1 ये था कि रजीम चेंज किया जाए, शहबाज शरीफ को लाया जाए, आसिफ अली जरदारी को लाया जाए। ये इस ऑपरेशन का पहला हिस्सा था। इस ऑपरेशन का दूसरा हिस्सा यह था कि मियां नवाज शरीफ को एक डील के तहत वापस लाना है, जिसको इमरान खान साहब एनआरओ 2 कह रहे हैं। जो दूसरा हिस्सा था कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाना है और उनकी नाअहली खत्म करवानी है। फैसल वाउडा की नाअहली जिस तरह से खत्म करवाई गई है, और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने जो एक पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त ही हमने आगाह कर दिया था कि यह एक पसे पर्दा गेम चल रही है। तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त उस वक्त हमसे बड़े नाराज होते थे कि आप क्यों कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब एक पेज पर नहीं है और कोई गेम नहीं चल रही। उस वक्त हमने बता दिया था कि मियां नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करवाने के लिए पसे पर्दा एक चाल चल दी गई है। कोई सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आज खुद इस किस्म की पिटीशन नहीं डाल सकते थे। लेकिन हाशमी साहब, होगा क्या होगा? यानी जनरल कमर जावेद बाजवा इतनी ताकत में थे, फौज के सरबराह थे, और जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि पिछले 75 साल में, अब तो मैं पिछले 75 साल का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, पिछले 74.5 साल की बात करता हूं कि पिछले 74.5 साल में फौज का बहुत ज्यादा असर रसूख रहा, जिसको इमरान खान साहब ने आखिरी 8 माह में बहुत हद तक कम कर दिया। और उस वक्त कम किया जब वो हुकूमत में थे, उस वक्त नहीं। जब वो अपोजिशन में आए, जब उनकी हुकूमत गिरा दी गई, उसके बाद जिस किस्म की उन्होंने कैंपेन की, जिस तरह से अवाम उनके साथ जुड़े और खड़े हुए, उसके बाद इमरान खान साहब ने उस असर रसूख को कम किया। अच्छा, अब हाशमी साहब, इमरान खान साहब अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं तो खान साहब को क्या फर्क पड़ेगा? खान साहब को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नवाज शरीफ आकर इमरान खान साहब को तो इलेक्शन नहीं हरा सकते। नवाज शरीफ तो अदरवाइज एक्टिव हैं। नवाज शरीफ ने पूरी जो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन थी, उसको बहुत एक्टिवली सुपरवाइज किया। मरियम नवाज ने जलसे जुलूस किए, पूरी कैंपेन की सुपरविजन की। उसके बावजूद वो 3/4 अक्सरियत से हार गए। इमरान खान साहब को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस मुल्क का जो आईनी निजाम है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। वो तबाह हो चुका है ऐसा मैं तौर पर, क्योंकि इस मुल्क में मैसेज फिर ये जाएगा कि आप बड़ा डाका मारें, मियां नवाज शरीफ जितना डाका बड़ा मारें, उसके बाद आपको अदालतें माफिया करार दे देंगे। आप 50 रुपए का स्टैम्प पेपर साइन करेंगे, उसके बाद आप बैरूने मुल्क चले जाएंगे। फिर जब तक आपकी डील नहीं होगी आप बैरूने मुल्क रहेंगे, फिर डील के तहत वापस आएंगे। यहां पर अदालतें आपको पूछेंगे नहीं, बल्कि सो जाएंगी। जैसे इसाक डार इससे पहले जब लंदन में थे, उनको अदालतें बुलाती थी तो वो ये कहते थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे ही शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, पता नहीं कौन सा उनको ऐसी कोई दवाई पिलाई गई, इसाक डार को हकीम लुकमान ने इलाज किया। हकीम लुकमान ने कौन सी ऐसी दवाई उनके हलक से में उंडेली गई कि वो 1 मिनट के अंदर ठीक हो गए और फिर वापस आ गए। लेकिन यहां पर आप देख लें हाशमी साहब, चीफ जस्टिस साहब, ये जिस जगह पे मैं रहता हूं, ये थोड़े से फासले पर ही सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन देख लें टच से मस नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट। पूरा जो आपका ऐसे साफी जो कि आप ये कह लें कि ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म करते हैं, उन्होंने इतने सवालात उठाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने या किसी जज ने या चीफ जस्टिस ने एक सवाल भी इसाक डार की वापसी पर नहीं उठाया। तो इसी तरह मियां नवाज नहीं किया आज, तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब को नुकसान नहीं होगा, अवाम को नुकसान होगा कि अवाम का पैसा लूट कर बाहर पार करने वाले दोबारा से बगैर एहतसाब के पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और उनका कोई एहतसाब नहीं होगा। या सादिक साहब ने ना ये दावा कर रहे हैं कि वो गालिबन जनवरी के महीने में पाकिस्तान वापस होंगे, और ये दावा ऐसे टाइम पर किया जा रहा है जब, जिसका जिक्र आपने भी किया, फैसल वाडा का केस खत्म और नाअहली का मामला, और फिर ये भी एक साइड पर लग गया। यानी कानूनी रास्ते जो है ना उन्हें पूरा किया गया है। और नवाज शरीफ, ये लंदन में राय साहब बड़ी खबर गर्म है कि नवाज शरीफ जो है बहुत जल्दी पाकिस्तान चले जाएंगे। और फिर जहां तक इंतखाबात की बात है तो इस हवाले से भी उन्होंने ये दावा किया है कि जुलाई में गालिबन
यानी मार्च में असेंबली टूटी तो फिर रमजान और बजट आ रहा है, यानी उन्होंने कहा कि मार्च और जून तक जो है वो इलेक्शन होने की कोई राह जो है वो उम्मीद हमें नजर नहीं आ रही। और फिर ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ सब आकर खुद जो है टिकटों की तकसीम करें। मुझे लगता ही है कि ये सिर्फ टिकटों की तकसीम करेंगे लेकिन वोट कोई और ले जाएगा। राय साहब, ये भी एक मामला है। और फिर दूसरा, आजम सवाती पे भी इन्होंने तनकीद करते हुए कहा, ये अयाज सादिक साहब हम नहीं भूले, पाकिस्तान की कौम शायद भूल गई हो, लोग भूल गए हों, ये अयाज सादिक साहब खुद भी भूल गए होंगे कि इन्होंने जनरल बाजवा के बारे में क्या कहा था कि टांगे कांप रही हैं, और आज ये आजम सवाती के बारे में कहते हैं कि जज्बात पे कंट्रोल रखें, जुबान पे भी कंट्रोल रखें और ज्यादा ना बोला करें। तो ये आज भूल कैसे गए? और फिर नवाज शरीफ की वापसी, अब तो कोई रुकावट मुझे तो नहीं लगता कि उसे रोक सकती है नवाज शरीफ को। हाँ, हार का खौफ जो है वो रोक सकता है। हाशमी साहब, अयाज सादिक ने तो जो कहा सो कहा, टांगे कांपने वाला जो बयान जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक दिया, लेकिन उसके ऊपर जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या कहा था वो भी बड़ा अहम है। क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा से एक ब्रीफिंग में यह पूछा गया कि आपकी जिंदगी का मुश्किल तरीन लम्हा कौन सा था। उस वक्त वो आर्मी चीफ थे। आपकी जिंदगी का सबसे तल्ख तरीन लम्हा कौन सा था? तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह अल्फाज इस्तेमाल किए कि मेरी जिंदगी का मुश्किल तरीन लम्हा वो था जब अयाज सादिक ने यह कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा की और आर्मी चीफ की टांगे कांप रही थी। और मुझे इस वजह से यह सबसे मुश्किल लम्हा लगा अपनी जिंदगी का कि अयाज सादिक ने असल में रियासत पाकिस्तान की जो वाज़े फतह थी भारत के खिलाफ, जिसको पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया, अभिनंदन को कैप्चर करने के मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे। उस दिन पूरी दुनिया के मीडिया पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वीडियो अभिनंदन के कैप्चर होने के जो मनाजिर थे वो वीडियो सबसे ज्यादा देखी गई। यानी पूरी दुनिया पाकिस्तान की फतह को तस्लीम कर रही थी, लेकिन अयाज सादिक ने रियासत पाकिस्तान की फतह को शिकस्त में बदल दिया और इंडिया को नैरेटिव दिया, जिसके ऊपर इंडियन मीडिया फिर 10 दिन तक यह हेडलाइंस चलाता रहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा की टांगे कांप रही थी इंडिया के साथ। यह जो एक मुख्तसर जंग हुई हाशमी साहब, अब उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मेरे ऊपर फौज के अंदर से भी दबाव था कि अयाज सादिक के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन मैंने कार्रवाई नहीं की। हाशमी साहब, अब अगर जनरल बाजवा ये कहते हैं कि रियासत के खिलाफ इकदाम उठाया था अयाज सादिक ने, रियासत की फतह को नाकामी में बदलने की कोशिश की और दुश्मन को यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की, ठीक नहीं था, तो फिर जनरल कमर जावेद बाजवा जाती कैपेसिटी में इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते थे? और अगर उन्होंने वो फैसला कर भी लिया तो अयाज सादिक से बड़ा जुर्म तो आजम सवाती ने नहीं किया। आजम सवाती ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए ट्वीट में, जो कि गालियों पर मबनी अल्फाज थे, उसके मुतल्लिक इमरान खान साहब ने कहा कि काबिले फहम गुस्सा है, ये काबिले फहम फ्रस्ट्रेशन है कि जब आप किसी को बराना करेंगे, उसकी एहलिया की नाजेबा वीडियो बनाकर उसकी एहलिया को भिजवाएंगे, फिर ऐसे ही कुछ होगा। तो फिर जाहिर है कि आप, मतलब खान साहब ने उसको जस्टिफाई नहीं किया। खान साहब ने कहा फ्रस्ट्रेशन में अगर आजम सवाती ने यह ट्वीट कर दिया तो चले एक फोन चला जाता आजम सवाती को, उनसे कहा जाता कि आप ये ट्वीट डिलीट कर दें, कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं आ जानी थी, किसी को इतना पता भी नहीं चलना था, मामला इतना डिस्कस भी नहीं होना था। तो आजम सवाती का कसूर अयाज सादिक से बड़ा नहीं था, लेकिन अब जाहिर है कि जनरल कमर जावेद बाजवा की अपनी चॉइस थी। अच्छा, मैं कि अयाज सादिक के साथ क्या सलूक करना है और आजम सवाती के साथ क्या करना है, या शायद वो सिसिलियन माफिया से मरूब भी होंगे कि ये तो सिसिलियन माफिया है, शरीफ खानदान, इनका मुकाबला मैं कैसे कर सकता हूं। चले आजम सवाती एक कमजोर आदमी है, फिलहाल कमजोर है, तो चले इसको पकड़ते हैं और इसको बराना करते हैं, इस पर तशद्दुद करते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा है साहब, जो आजम सवाती के साथ हुआ ये काबिले मुजम्मत भी है, लेकिन ये जो नवाज शरीफ साहब की वापसी और जिस तरह से तस्नीम हैदर साहब इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं, लंदन की पुलिस जो है तारीख भी फिक्स कर दी गई है कि शवाहिद जो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं इनका जायजा लिया जाएगा। और सबसे अहम राय साहब, इसमें मैं अपडेट भी ये कर दूं कि पुलिस अब इंटरव्यू भी करेगी तस्नीम हैदर को और सवालात जो उनसे पूछे जाएंगे, वो कहां पर मौजूद थे, उस मीटिंग में कौन कौन मौजूद था, क्या अल्फाज अदा किए गए, इसका पूरा एक ट्रांसक्रिप्ट जो है वो तैयार किया जाएगा, ताकि कल को जब आपने कन्फ्रंट करना है इस बुनियाद पर नवाज शरीफ को, मरीम नवाज को, तो ये शवाहिद जो है मौजूद हों। तो अगला फेज जो है वो इंतहाई अहम है, इंटरव्यू, और उसके बाद अगर पुलिस ने ये समझा कि इसमें
वाकई वजन है, इन्वेस्टिगेशन को मजीद आगे बढ़ाना है तो फिर मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें वो इंटरव्यू होगा जो तस्नीम हैदर साहब जो है वो देने जा रहे हैं पुलिस को। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। लेकिन ये भी बताएं हमें कि नवाज शरीफ या उनके किसी फैमिली मेंबर ने, बड़ी बेताबी से हमें इंतजार है कि क्या उनके किसी फैमिली मेंबर ने तस्नीम हैदर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई का आगाज किया है या नहीं किया। यानी पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी जहां पर हत्के इज्जत के कोई मुअस्सर कवानीन मौजूद नहीं है, लेकिन मुझ पर, आप पर या किसी और आम शख्स पर यह इल्जाम लग जाए कि आप कोई कत्ल की मंसूबाबंदी में मुलव्विस थे, वो भी एक सहाफी के कत्ल की मंसूबाबंदी में, इमरान खान साहब के कत्ल की मंसूबाबंदी में, तो यहां पर भी लोग उसको कोर्ट में ले जाएं, तो क्या शरीफ फैमिली ने अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई शुरू की है तस्नीम हैदर के खिलाफ? राज साहब, मैंने, चूंकि आप भी मुझे 2 दफा पूछ चुके हैं, मैंने फिर इस पे एक बैरिस्टर साहब है उनसे ये सवाल रखा कि ये क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि जो क्रिमिनल केस होता है उसमें जब तक चीजें फाइनल ना हो जाएं, उसका कोई नतीजा ना निकल आए, यानी अगर कल को ये केस जो है वो ड्रॉप हो जाता है तो तब नवाज शरीफ साहब या मरीम नवाज जो है या कोई और जाकर उनके खिलाफ केस कर सकता है कि इस शख्स ने हमारे खिलाफ जो है झूठा प्रोपेगेंडा किया या इसके पास सबूत मौजूद नहीं थे। और इवन के पुलिस के, अगर पुलिस भी उन्हें किसी पॉइंट पे लेकर जाकर गिरफ्तार भी कर लेती है तो लंदन की पुलिस के हवाले से भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अभी चूंकि मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, किसी पॉइंट पर जाकर खत्म नहीं हुआ और इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑनगोइंग है, इसका क्या नतीजा निकलेगा अभी किसी को मालूम नहीं है। जब तक ये अंडर इन्वेस्टिगेशन होगा ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि ये जो मकामी क़यादत है वो ये जरूर कहती रही है कि देखिए हमने भी इसके खिलाफ जो दरखास्त दे दी, हालांकि तस्नीम हैदर के खिलाफ दरखास्त नहीं दी गई, उसका एक रेफरेंस जरूर दिया गया कि तस्नीम हैदर ने जो बयान दिया उसकी वजह से हमें जो है थ्रेट्स आ रही हैं, लिहाजा हमारी जान को खतरा है, हमें शेल्टर जो है प्रोवाइड किया जाए। लेकिन जहां तक हत्के इज्जत का मामला है, डेफेमेशन का मामला है, जब तक क्रिमिनल प्रोसीडिंग अपने किसी रिजल्ट की तरफ नहीं बढ़ती या नतीजा नहीं आता, इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन बयान, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये जरूर हो सकता था कि हुसैन नवाज तर्जुमान नवाज शरीफ साहब सामने आ जाते, मरीम नवाज साहिबा जो खुद, अब उनको किसी तर्जुमान की जरूरत नहीं है, वो कह देती कि मेरे ऊपर एक झूठा जो है वो इल्जाम लगाकर लंदन की पुलिस को एंगेज किया गया। उन्हें ये मालूम है कि अगर इन्होंने कोई बयान दिया, जो इनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इनके खिलाफ भी राजा साहब इस्तेमाल हो सकता है कि अभी तो अंडर इन्वेस्टिगेशन मामला था तो किस हैसियत से इन लोगों ने आकर बयान जो है वो देना शुरू कर दिए। तो मामला जो है अभी अपने मंतकी इंजाम की तरफ जो है वो गामजन है, हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।